आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम राजीव दीक्षित के बारे में बात करने वाले हैं। राजीव राधेश्याम दीक्षित भारत के महान व्यक्तित्व थे। वह एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह गरीब और जरूरतमंद भारतीयों के समर्थक थे। बहुत सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। वो भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे और भारत में स्वाभिमान आंदोलन, आज़ादी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से देश में जागरूकता फैलाने के लिए प्रयासरत थे। वह भारतीयता के एक मजबूत आस्तिक और उपदेशक थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम उनकी पूरी बायोग्राफी एंड लाइफस्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप उनके बारे में जानने में इंटरेस्टेड थे, ये वीडियो आपके लिए इसको एंड तक जरूर देखना। राजीव दीक्षित का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाहा गांव में 30 नवंबर 1967 को हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से थे। वे एक भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया है। साथ ही वे फ्रांस के दूरसंचार क्षेत्र में भी वैज्ञानिक के तौर पर काम कर चुके थे। उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय संविधान के मुद्दों और भारतीय आर्थिक नीति के बारे में भी जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास किया। उनके पिता का नाम राधेश्याम दीक्षित था। वे मानवीय सभ्यता का दुनिया भर में प्रसार करते थे। वे ब्रह्मचारी थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की। 1999 से बाबा रामदेव के साथ सहयोग करते रहे थे। वह चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों से प्रेरित थे। बाद में वो महात्मा गांधी के शुरुआती कार्यों की सराहना करते हुए और शराब, गुटखा इत्यादि का उत्पादन के विरुद्ध में कार्य करते हुए गौ रक्षा और सामाजिक अन्यायों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते अपने जीवन को समर्पित कर दिए। अब उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते तो अपने पिता की देखरेख में उन्होंने फिरोजाबाद जिले के गांव में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद पीडी जैन इंटर कॉलेज से उन्होंने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई की शुरुआत 1984 में केकेएम कॉलेज जुमई बिहार से इलेक्ट्रॉनिक और संचार में बीटेक की डिग्री लेकर पूरी की। उन्होंने एमटेक की डिग्री भी आईआईटी खड़गपुर से प्राप्त की थी। लेकिन मातृभूमि की सेवा का जुनून हमेशा ही उन्हें अपनी ओर खींचता रहा, इसलिए वो सामाजिक सेवा के कार्य में अपना योगदान दिए। अब दोस्तों उनके स्वदेशी आंदोलन चलाए उसके बारे में बात करते तो भारत में लगभग 8000 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो भारत में अपना प्रसार कर रही है। उस कंपनी के उत्पादों के लिए भारतीय कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सभी उत्पाद उनके लिए देश में बेच दिए जाते हैं। इसलिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और वह हर भारतीय से आग्रह किए कि वह स्वदेशी उत्पादों को अपनाए। उन्होंने कोका कोला, पेप्सी, यूनिलीवर और कोलगेट जैसी कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और शीतल पेय पदार्थों में जहर होने की बात कही। इसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई भी लड़ी। ये साबित कर दिया कि इन पेय पदार्थों में जहर है, इन्हें पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उनका ऐसा मानना था कि इन कंपनियों ने अपने देश में धन को कम कर दिया है, जिससे भारत और गरीब होता जा रहा है। दीक्षित ने सुझाव दिया था कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को स्विस बैंकों में जमा भारतीय काली संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया जाना चाहिए। भारत में स्विस बैंक में जमा पूंजी लाने के लिए अपनी मुहिम में उन्होंने 495 लाख लोगों के हस्ताक्षर भी इकट्ठा किया था। अब दोस्तों उनके आजादी बचाओ आंदोलन के प्रवक्ता के बारे में बात करते हैं। 9 जनवरी 2009 को वे भारत के स्वाभिमान ट्रस्ट के सचिव बन गए थे। स्वदेशी में उनका विश्वास था। नई दिल्ली में उन्होंने एक स्वदेशी जागरण मंच का नेतृत्व किया, जिसमें 50,000 से भी अधिक लोगों को उन्होंने संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने कलकत्ता में भी विभिन्न संगठनों और प्रमुख व्यक्तियों द्वारा समर्थित आयोजन कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उन्होंने जनरल स्टोर की एक ऐसी श्रृंखला को खोलने के लिए आंदोलन किया जहां सिर्फ भारतीय द्वारा बनाए गए उत्पाद की बिक्री हो। वह आज़ादी बचाओ आंदोलन के प्रवक्ता थे। उन्होंने कराधान प्रणाली के विकेंद्रीकरण की मांग करने को कहा था। वर्तमान प्रणाली में जो नौकरशाही है वह भ्रष्टाचार के मुख्य कारण थे। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया था कि राजस्व कर का 80% तक राजनेताओं और नौकरशाहों के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया गया था। आम जनता के विकास उद्देश्यों के लिए सिर्फ 20% का ही उपयोग किया जाता है। उन्होंने सरकार के मौजूदा बजट प्रणाली की तुलना भारत के पहले ब्रिटिश बजट प्रणाली से करते हुए दर्शाया था कि जो भी आंकड़े बजट में पेश किए जाते थे वो उस बजट की प्रणाली के समान ही थे। उन्होंने अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले को लेकर सवाल भी उठाया था और आतंकी हमले पर संदेह किया था। उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका के सरकार द्वारा ही कराया गया था। उन्होंने यूएस के लॉन लालटेन सोसाइटी के दावों का समर्थन किया था। राजीव दीक्षित ने यह कहा था कि वर्तमान में हमारे पास 3 बुराइयां आ रही है। ये उन्होंने वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण को एक आत्मघाती राज्य की ओर धकेलने वाली बुराई के रूप में बताया था। 1998 में उपनिवेश के हिंसक इतिहास पर एक प्रदर्शनी पेश करते हुए कहा था कि यह आधुनिक भारत के लिए भयावह है। इसके साथ ही एक तर्क दिया था और कहा था कि आधुनिक विचारकों ने कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की है, जिस वजह से किसान स्वयं मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं और उन्हें
उन्हें ऐसा करने के लिए छोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार पर लगाए बहुत सारे उन्होंने आरोप है, उसके बारे में हम बात करते तो उन्होंने भारतीय न्यायपालिका और कानूनी व्यवस्था के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि भारत अब ब्रिटिश युग के दौरान लागू किए गए कानूनों का पालन कर रहा है और भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें बदलने की कोशिश भी कर रहा है। राजीव दीक्षित ने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार पर यूएसए के बजट होने का आरोप लगाया। उन्होंने यह दावा किया कि रेडियो सक्रिय तत्वों का एक बड़ा भंडार भारतीय समुद्र के सेलू पुल के नीचे मौजूद है। इतनी विशाल मात्रा है कि 150 वर्षों तक इन रेडियो सक्रिय तत्वों को इस्तेमाल बिजली और परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। और उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार उस पुल को तोड़ने के लिए कोशिश कर रही है जो 7 लाख साल पुराना है। दोस्तों, उनके उपलब्धियों के बारे में बात करते तो सभी समय के नागरिक अधिकार नेता और सबसे पहले लोकप्रिय नेता के रूप में 28वें स्थान तक, सबसे मशहूर व्यक्तियों के रूप में 5877 के स्थान पर उनका नाम आता है। राजीव दीक्षित ने कई पुस्तक लिखी और कई लेक्चर भी दिए जिनका संग्रह CD, SD कार्ड इत्यादि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संग्रहित है, जिन्हें विभिन्न ट्रस्टों के द्वारा प्रकाशित कराया गया है। ऑडियो के रूप में उनकी 1999 में भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय अतीत की मान्यता पर ऑडियो कैसेट बनी थी, जिसके अलावा ऑडियो में उनकी स्वास्थ्य कथा भी है। पुस्तकों में उनके द्वारा रचित है स्वदेशी चिकित्सा, गोवंश पर आधारित स्वदेशी कृषि, गौ माता, पंचगव्य चिकित्सा, ये सभी उनकी उपलब्धियों में शामिल है। उनकी मृत्यु के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, राजीव दीक्षित जी का निधन 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो गया था। उनकी याद में हरिद्वार में भारत स्वाभिमान बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, जिसका राजीव भवन नाम रखा गया है। उनकी मृत्यु हुए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी मृत्यु के कारणों की अनिश्चितता बनी हुई है और उनकी मौत का कारण ज्ञात नहीं है। दोस्तों, राजीव दीक्षित जी के आयुर्वेद के काफी सारे नुस्खे और उपचार बताए गए हैं। उनके बारे में बात करते हैं तो कब्ज की समस्या के लिए उन्होंने बताया कि गर्म पानी का सेवन करें, खाली पेट पानी पिए, तनाव से दूर रहे, एक बार में ज्यादा नहीं खाए, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिए। यूरिक एसिड बनने से रोकने के लिए उन्होंने भी सुझाव दिया दोस्तों कि टॉक्सिक होने के कारण बॉडी में यूरिक एसिड बनता है, इसके लिए जरूरी है खाने का पचना। खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पिए। 2 तरह का अनाज खा रहे हैं, जैसे रोटी यानी कि गेहूं और भात यानी कि चावल, तो दोनों में बीच में थोड़ा पानी पिए, इससे शरीर को फायदा होता है। खाने के बाद दूध, जूस या लस्सी का सेवन करना अच्छा होता है। दोस्तों, चर्चित वचन के बारे में बात करते हैं तो स्वास्थ्य जीवन के बारे में लोगों को दिए अपने वक्तव्य में उन्होंने बताया कि भोजन करने के उपरांत 1 घंटे तक पानी नहीं लेना चाहिए। पानी को कभी भी तेजी के साथ नहीं पिए, इसे धीरे धीरे घुट घुट कर पीना चाहिए। सुबह को पानी की भरपूर मात्रा का सेवन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सुबह के भोजन को विशेष रूप से ग्रहण करें, इससे आप स्वस्थ रहेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति का शरीर निर्माण अलग होता है। विशिष्ट स्वास्थ्य समस्या वाले लोगों को डॉक्टर की परामर्श लेकर आहार को ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपने जाना राजीव दीक्षित जी के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे बायोग्राफी एंड लाइफस्टाइल से जुड़े वीडियो लाता रहता हूं, तो सब्सक्राइब करना डेफिनेटली। इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।